अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को मैं एक समान वैद्युत क्षेत्र E में घुमाता हूं तो इस प्रक्रिया में वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका अंतर किस तरह से निकालते हैं। या किसी स्थिति में अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस स्थिति में उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए कि शुरुआत में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है वो वैद्युत क्षेत्र E के साथ कितना कोण बना रहा है, θ1। अब मैं P और E के बीच का जो कोण है उसको बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो P है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाए, θ2। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्रक्रिया में बाह्य बल कितना कार्य करते हैं, PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया है कि बाह्य बलों के द्वारा जो किए गए कार्य का मान है और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जो किए गए कार्य का मान है वो दोनों बराबर होते हैं, बस उन दोनों का चिन्ह कैसा होता है, विपरीत। लेकिन याद करो, मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात समझाई है कि किसी भी आवेश को या किसी भी आवेशित निकाय को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करते हैं उसका जो ऋणात्मक मान है वो आपको क्या देता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। तो मैं यहां आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब आप वैद्युत द्विध्रुव को इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में घुमाओगे तो उस प्रक्रिया में बाह्य बल जो भी कार्य करेंगे वो आपको वैद्युत द्विध्रुव की अंतिम स्थिति पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है और जहां से आप लेकर गए उसे हम प्रारंभिक स्थिति कह रहे हैं, उन दोनों स्थितियों के बीच में स्थितिज ऊर्जा अंतर दे देगा। तो कभी भी अगर आपसे स्थितिज ऊर्जा अंतर भी पूछा जाए तो आप बाह्य बलों के द्वारा किए गए कार्य का मान ही निकालोगे। लेकिन मान लो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई हमें स्थितिज ऊर्जा अंतर ना बता करके आप बस ये बताओ कि जब वैद्युत द्विध्रुव जो P है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ केवल θ1 कोण बना रहा है, तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब हम अंतर में इंटरेस्टेड ना होकर के एक विशेष स्थिति पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसमें इंटरेस्टेड है। उसके लिए हमें अपनी प्रारंभिक स्थिति कुछ इस तरह से लेनी होती थी कि जहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हो 0। बात करें दो आवेशों के निकाय के लिए तो उसमें मैंने ये माना था कि जब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अनंत होती थी, मतलब आवेश एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र के बाहर होते थे तो उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 होती थी। यहां पर क्या होता है कि जब P और E के बीच का कोण 90 अंश होता है तब हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 0। तो उसके लिए आपको अपना प्रारंभिक कोण θ1 कितना लेना है, 90 अंश। तो आपको एक विशेष स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको किस तरह से परिभाषित करना है कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति से किसी भी कोण तक वैद्युत द्विध्रुव को लाने में जो भी बाह्य बल कार्य करेंगे वो आपको क्या देगी, उस स्थिति पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति से किसी एक कोण तक वैद्युत द्विध्रुव को लाने में वैद्युत स्थैतिक बल जो भी कार्य करेंगे उसका ऋणात्मक मान आपको क्या देगा, उस स्थिति पर जहां आप लेकर के जा रहे हो वहां पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि जब P और E के बीच का कोण θ2 था तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है द्विध्रुव की, तो हमें करना क्या है, प्रारंभिक स्थिति जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है वहां से θ2 कोण तक लेकर के आना है और उसमें बाह्य बलों के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान हमें पता करना है। तो θ1 की जगह मैंने 90 डाल दिया और θ2 को रख दिया एज इट इज। तो आप क्या देखोगे, ये 90 अंश पर तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो आपको अब जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल रही है वो एक विशेष कोण θ2 पर मिलेगी और वो क्या आ जाएगी, PE cos 90 का मान 0 माइनस का cos θ2। तो आप देख सकते हो कि θ2 कोण पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ रहा है माइनस का PE cos θ2। और अगर मान लो कोण θ2 ना होकर के कुछ भी हो थीटा, तो आप क्या लिखोगे, अगर P और E के बीच का कोण θ है तो वैद्युत द्विध्रुव की इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है माइनस का PE cos θ। अब चलिए स्टूडेंट्स, एक आंकिक प्रश्न की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम में 60 अंश के कोण पर डाल देते हैं और 60 अंश के कोण पर डालने पर उसके द्वारा अनुभव किया गया जो बल आघूर्ण है वो कितना है, 8√3 न्यूटन इंटू मीटर।
तो आपको पहले तो ये बताना है कि द्विध्रुव में उपस्थित जो दोनों आवेश हैं उन आवेशों के परिमाण क्या हैं, और फिर आपको ये बताना है कि इस स्थिति में मतलब 60 अंश के कोण पर विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण है P, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि P और E के बीच का कोण कितना है, थीटा। कुछ इस तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ θ1 की जगह अगर थीटा होता तो कितना बल आघूर्ण अनुभव करता है ये विद्युत द्विध्रुव, वो है Pe sin θ। तो P किसके बराबर होता है, किसी भी एक आवेश और आवेशों के बीच में जो दूरी है उन दोनों के गुणनफल के बराबर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दे रखी है कितनी, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और ऐसा करने पर जो बलागुण वो अनुभव कर रहा है वो है 8 √3 न्यूटन इंटू मीटर। तो आप देखोगे √3 से √3 कट हो जाएगा, और ये 2a क्या होता है, आवेशों के बीच की दूरी जिसको हमें रखना होता है मीटर में, अगर हम आवेश को निकालना चाहते हैं कूलम में। तो आप देख सकते हो कि बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आवेशों के बीच की दूरी को हम द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, 2 × 10⁻²। एक बात ध्यान रखनी है कि ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जो भी द्विध्रुव की लंबाई दे रखी होती है उसको a मानकर वो 2 से गुणा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो 2a है वही क्या है, द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों के बीच की दूरी, या फिर कहें वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। तो जैसे ही मैं 2 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करके रखता हूं तो आप देखोगे 2 से तो 2 फिर से कट हो जाएगा, 10⁵5 और 10⁻², क्या बन जाएगा, 10⁻3, और 10⁻3 जब यहाँ बटे में जाएगा तो Q किसके बराबर आ जाएगा, 8/10⁻3 कूलम, या फिर आप ये भी कह सकते हो 8 × 10⁻³ कूलम। 10⁻³ को कहते हैं मिली, तो आवेश जो आ गया वो है 8 मिली कूलम। एक इतने ही परिमाण का धनावेश होगा और दूसरा इतने ही परिमाण का ऋणावेश होगा। अब दूसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि जब P और E के बीच का कोण 60 अंश है तो इस अवस्था में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो मैंने आपको ये बात समझाई है कि अगर P और E के बीच का कोण थीटा है तो यहाँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान होता है -Pe cos θ। तो माइनस की जगह तो माइनस P कैसे निकालोगे, जो एक आवेश है 8 मिली कूलम उसको कूलम में परिवर्तित कर दो, बीच की दूरी को आप जो सेंटीमीटर में मीटर में डाल दो, तो आपको Q × बीच की दूरी से क्या मिल जाएगा, उस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत क्षेत्र कितना है, 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो आपको मिल जाएगी 60 अंश पर रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की स्थितिज ऊर्जा का मान। आप क्या देखोगे, -5 ये जो घात है उससे +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 2 कट हो जाएगा। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान आ गया -8, और मात्रक आपको पता होना चाहिए, और वो क्या होता है, जूल। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, या फिर दो स्थितियों के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जांतर का मान किस तरह से निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें यह सीखना है कि समविभव पृष्ठ होते क्या हैं, और अलग अलग आवेशित निकायों के लिए समविभव पृष्ठ की जो आकृति है वो होती क्या है, और उनका निर्धारण किस तरह से किया जाता है। और अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर डिटेल में समझ सकते हो। और आप पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने ये प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और टॉपिक अगर प्लेलिस्ट में ना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना करके मैं आपको प्रदान करूंगा।